बहुत खुशामदीद प्रोग्राम कानूनी मशवरे में हाज़िर एक बार फिर आपका मेज़बान इमरान शेख। आज़म साबिक़ मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं जनाब साजिद मुस्तफ़ा सॉलिसिटर। हस्ब मामूल आपके तमाम जो इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ सवाल हैं उनके जवाब देने की तलीमकान कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल के अंदर कुछ नई चेंजेस आई हैं, उसके बाद अभी मई में भी कुछ चेंजेस आ रही हैं और आगे एक इमिग्रेशन एक्ट के हवाले से भी बहुत चेंजेस मतवक्को हैं। बहुत से सवालात ज़हनों में उठते हैं। इसमें कई जो हैं वो प्रोसीजर से रिलेटेड हैं और कुछ जो हैं वो प्योरली जो है वो इमिग्रेशन की प्रोविजन से मुतल्लिक़ हैं। जहाँ तक ओवरऑल प्रोसीजर का ताल्लुक़ है वो तो काफ़ी हद तक उसमें एज़ इट इज़ रखा गया, लेकिन कुछ बड़ी मटीरियल किस्म की चेंजेस आने जा रही हैं अगले कुछ महीनों के अंदर। मोस्ट प्रॉब्ली बाय एंड ऑफ दिसंबर 2014 हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी जिसमें कि ख़ास तौर पर जो ह्यूमन राइट्स के वजह से जो कवानीन हैं उनके ऊपर उनका इत्तला किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो तमाम जो प्रोविजंस होंगी ये पॉजिटिव होंगी और फ्रेंडली होंगी इमिग्रेंट्स के वाले से, चूँकि रिलीफ देने के वाले से जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनका जो सेटअप है अभी इस वक्त उसके ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है, कंसल्टेशन पेपर्स काफ़ी मूव किए जा रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि पॉजिटिव चेंजेस आएंगी हम प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। जी साहिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी साहिब, कुछ थोड़ा सा आप ब्रीफली कुछ बताएं जो नई जो चेंजेस आ रही हैं इसमें ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि पॉजिटिव हैं या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हैं या प्रोसीजरल हैं, प्योरली किस किस्म की चेंजेस आ रही हैं? एक तो हमारे पिछले प्रोग्राम्स के अंदर हमने जिक्र किया था जो इमिग्रेशन एक्ट 1914 है 2014 है उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगी जो आपसे अगर फ़र्ज़ करें किसी का एक्ट ऐसा हो जो पब्लिक कंडक्ट के लिए ख़तरा हो तो इस वजह से आपका अगर नेशनैलिटी भी होगी, जो नेशनैलिटी आपने नेचुरलाइजेशन के थ्रू अचीव की है वो रिवोक भी हो सकती है। ये जो करंट सिचुएशन ये है कि अभी हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर ये बात डिस्कशन के अंदर है। इससे पहले इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया तो अब इसके ऊपर प्रॉपर बहस हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन ने एक्सेप्ट नहीं किया, हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर अभी इसकी डिस्कशन चल रही है। तो एक तो ये है कि उसके मतलब उसमें फिर और बाकी जो अंडर द लॉ इमिग्रेशन रूल के ऊपर इफेक्ट करने वाली कुछ चीज़ें जो हैं वो भी आएंगी। और दूसरा इसके अलावा एक केस अभी रिसेंटली लास्ट टाइम फ्यू प्रोग्राम्स बैक जो हमने एक डिस्कस किया था एज हिल का केस, उसके अंदर जो मेन पॉइंट था वो ये था कि अगर किसी ने एप्लीकेशन 9 जुलाई न्यू रूल के आने से पहले की है जिसके अंदर लॉन्ग रेजिडेंसी की एप्लीकेशन करता है ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर, प्राइवेट लाइफ की बेस के ऊपर, तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो अंडर द प्रीवियस रूल्स कंसिडर होगी। जिसका मतलब ये होगा कि अगर फ़र्ज़ करें किसी ने एप्लीकेशन 9 जुलाई 2012 से पहले की है और वो एप्लीकेशन लॉन्ग रेजिडेंसी की बेस पे की है और उस वक्त जब उसने एप्लीकेशन की थी उसको 14 साल हो चुके थे, तो वो 14 साल की बेस पर ही कंसिडर होगी, ना कि जो नए रूल्स हैं 9 जुलाई 2012 के बाद जो आए जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो है वो लॉन्ग रेजिडेंसी अंडर प्राइवेट लाइफ कंसिडर होगी और 20 इयर्स का इतलाक़ किया था, उसके तहत नहीं होगी। वो एज हिल के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब एक नई जजमेंट आई है कोर्ट ऑफ अपील की हलीमुद्दीन की वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके अंदर भी तकरीबन इसी तरह के सर्कमस्टांसिस के अंदर अपील अलाउ हुई है और यही कहा गया है कि जो एप्लीकेशन आप प्रीवियस रूल जब इम्प्लीमेंट हो अगर उस वक्त करें तो वो उसके ऊपर प्रीवियस रूल लगेंगे, ना कि नए रूल्स जो बाद के अंदर जो अनफोर्स हुए हैं। यानी एजिल को एंडोर्स किया उन्होंने, एजिल को एंडोर्स कर दिया इसके अंदर। और इसके अलावा एक और केस के अंदर डिसीजन हुआ है जो रिलेटिंग टू एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशंस है। एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन के अंदर जो इमिग्रेशन रूल्स के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट पैराग्राफ है वो 41 ST है जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करता है कि कौन कौन से स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट कराने हैं। सही। और फिर उसके अलावा वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स उसके मुताबिक बताता है कि इस किस्म की आपने उसके अंदर वर्डिंग होनी चाहिए जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। मसलन जैसे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप करते हैं एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन के रेलेवेंस के अंदर, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके मुतालिक इस जजमेंट के अंदर इन्होंने ये फैसला किया है स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी के अंदर रखते हुए कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक अलहदा डॉक्यूमेंट एज ए कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो
लेकिन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट साबित होता है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट ही कंसीडर होगा। यानी कि अगर उसको सब्सटैंशिएट करता हो, उसके आपको कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो चाहे किसी भी कैटेगरी में आप उसको लेते हैं, अगर इन राइटिंग में बस कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है तब भी उसको कहें। हालांकि आपको पता होगा कि इससे पहले कई केसेस जो हैं वो रिफ्यूज हुए सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं थे। तो अब बहरहाल इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव जो इंप्रूवमेंट आई है इस लेजिस्लेशन के ऊपर, तो उम्मीद करते हैं कि इसके साथ साथ बाकी दीगर इसके अलावा, क्योंकि स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स की जो कैटेगरी जो पैराग्राफ 41 है, इसकी ऑलरेडी बहुत सारी हमारे अपने केसेस जो चल रहे हैं कोर्ट ऑफ अपील के अंदर के आया कि ये जो इसकी एप्लीकेशन है वो बहुत स्ट्रिक्टली की जाती है जो अनरीजनेबल है, और पब्लिक अथॉरिटी होने के नाते उन्हें एक्ट जो अनरीजनेबल नहीं करना चाहिए। इसमें फ्लेक्सिबल अप्रोच आ रही है इसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। तो इंशाल्लाह और जो केसेस आ रहे हैं उसके अंदर भी सिमिलर किस्म के जो पॉइंट हैं वो रिगार्डिंग टू अपेंडिक्स एफ हम उसको भी रेज किया जाएगा। तो बहुत उम्मीद है कि ये पॉजिटिव आगे इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं ऑब्वियसली। थैंक यू वेरी मच सब सारा असल बहस करने के लिए इस पॉइंट के ऊपर। इसके साथ साथ कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेरा क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने फैमिली लाइफ पे एप्लीकेशन किया था। उस वक्त मेरा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था। मैं 9 साल 3 ईयर मेरे हो रहे थे यूके में, तो यूजुअली मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था कि मैं स्टूडेंट पे जाता इंटरव्यू पे। तो मैंने FLRO प्राइवेट लाइफ में किया, वो रिफ्यूज़ हो गया। फिर 2 महीने बाद जनवरी इस साल में तो उसका मुझे राइट ऑफ अपील मिला, जो कि अक्टूबर में मुझे उसकी हेयरिंग है। उससे पहले मेरे जुलाई में 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो मैं साथ क्या है, मैं हेयरिंग में जाऊं या इसको विड्रॉ करूं? अगर विड्रॉ करता हूं तो क्या मेरा क्या स्टेटस हो जाएगी यूके में? और मतलब क्या है कि अगर रिफ्यूज हो गया फर्स्ट कर लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन, तो क्या मुझे राइट ऑफ अपील मिलेगा या मैं काम कर सकता हूँ दौरान, या कि मैं हेयरिंग में जाऊँ? मैं मतलब इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज। तो ठीक है मेरे भाई, इसमें सिचुएशन ये है थोड़ी सी कि आप का जो अप्लाई करने जा रहे हैं आप जुलाई के अंदर 10 इयर्स की बेसिस के ऊपर लॉन्ग रेजिडेंस का, तो वो एक आपका एक सेपरेट राइट है। ऑलरेडी जो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है जिसके अगेंस्ट आपने अपील लॉन्च की है, वो एक आपका एक डिफरेंट राइट है, डिफरेंट कैटेगरी के तहत ह्यूमन राइट्स, प्राइवेट लाइफ, फैमिली लाइफ के ऊपर आपने किया है वो केस। अगर आपके केस के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है और आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है उसको सब्सटैंशिएट करती है, तो डेफिनेटली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको अपनी अपील की हेयरिंग जो है उसको बिल्कुल प्रोसेस करना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से आप अपनी हेयरिंग अटेंड कीजिए और अपने केस को जो है उसमें प्रेस करें। डिपेंड ये करता है कि अगर आपका केस इतना सॉलिड नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, और आप ये फियर रखते हैं कि वो केस रिफ्यूज़ होने के चांसेस हो सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और अदर रीजंस, तो फिर आप उस एप्लीकेशन को जो है अपील को जो है विड्रॉ कर सकते हैं एट दैट पॉइंट जब आप जो है अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे लॉन्ग रेजिडेंस की। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि आप अपने जो अपील के राइट हैं उसको एग्जॉस्ट करें। पैराग्राफ 3D जो है 3C जो है उसकी इम्प्लिकेशंस के ऊपर आती हैं, आप उनको एग्जॉस्ट करने के बाद भी इसको फाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर मज़ीद मैं दावत दूंगा साहिद साहब को, किसी को रोशनी डालिए। जी सर। जी मैम, जो सिचुएशन उन्होंने बताई है वो ये है कि इनके 9 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 10 इयर्स होने वाले थे इन्होंने, हाँ जी, जुलाई के अंदर, जुलाई 2014 के अंदर, और इनकी अपील पेंडिंग है। तो अपील पेंडिंग के दौरान ऑब्वियसली ये लीगल हैं, एप्लीकेशन के टाइम में ये लीगल थे, ये सारा हो गया। हाँ जी, अपोजिशन ये है कि आपकी जो नई जो अपील है उसके अंदर अंडर सेक्शन 120 आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर आप ये सबमिट करवा सकते हैं जो आपके 10 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर अक्टूबर ऑब्वियसली जुलाई के अंदर होंगे तो अक्टूबर के अंदर अगर इनकी अपील कंसिडर होती है उसके अंदर ही इनकी 10 इयर्स की एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर होगी। इनको बताना पड़ेगा इन अपील के अंदर कि मैं अंडर सेक्शन 120 जो है एडिशनल ग्राउंड्स के ऊपर ये करता हूँ। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से इनकी अपील रिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है, अगर रिफ्यूज़ हो जाए तो तब भी विद इन 28 डेज़ ये नई एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग रेजिडेंसी कर सकते हैं, क्योंकि 10 इयर्स के अंदर अगर 28 डेज़ आपके कम भी होंगे तब भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो वैलिड होगी और कंसीडर होगी। लेकिन 28 डेज से ज़्यादा आपने ओवर स्टे नहीं होना।
28 डेज़ के अंदर अंदर 10 ईयर्स की आपने एप्लीकेशन करनी है, डेफिनेटली एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। तो हमारी रिकमेंडेशन के लिए ये है कि अपील के साथ जाएं, उसको विड्रा करके फिलहाल एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। उसी के अंदर कंसीडर होगी। हाँ जी, उसी के अंदर कंसीडर होगी। अगर उसके अंदर रिफ्यूज भी हो जाती है तो फिर वो नई एप्लीकेशन कर लें ऑन द बेसिस 10 ईयर्स, और वो उसके लिए उनका सिर्फ पासपोर्ट की एविडेंस चाहिए होगी कि जब से वो आए हैं और जब तक वो 10 ईयर्स लॉफुल कंटीन्यूअस लॉफुल रेजिडेंस पूरा किया है। दैट्स राइट जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ये भाई साहब, ये आपसे क्वेश्चन था मेरा कि हमने 10 साल के बिहाफ पे अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमने अप्लाई किया है, तो इसके अंदर आपसे ये पूछना था कि हमारे को MN1 फॉर्म भर के भेजना है या T फॉर्म भर के भेजना है, और फिर इसके बाद एक्नॉलेजमेंट लेटर और फीस कब जाती है और कब इसका इनके जवाब आता है, बस ये आप मुझे क्या नाम है मतलब बता दें। MN1 फॉर्म बिल्कुल या ठीक T है, फॉर्म, अगर मेरे से आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप MN1 फॉर्म उस वक्त फाइल करते हैं जब 10 इयर्स की बेसिस के ऊपर नहीं होता, बल्कि आपकी बेसिस के ऊपर आपके बच्चे की जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है। यानी कि अगर पेरेंट्स में से कोई जो है वो ब्रिटिश सिटीज़न या सेटल्ड स्टेटस उनके पास होता है और बच्चे की जो एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है नेशनलाइजेशन के वाले से, उस वक्त MN1 फॉर्म अप्लाई किया जाता है। लेकिन जिस वक्त 10 इयर्स की बेसिस के ऊपर 1983 के बाद जो भी बच्चा यहाँ पे यूके के अंदर अगर 10 इयर्स कंप्लीट करता है अपने, अगर उस बेसिस पे कोई एप्लीकेशन फाइल की जाएगी तो उसके लिए फॉर्म T लगाया जाएगा, जो कि प्योरली बच्चे के अपने 10 साल के रेजिडेंस की बेसिस के ऊपर होता है। तो आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है इसके ऊपर। जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक है, तो आप फ़ीस का जो है वो चेक जो है वो दोनों एप्लीकेशन के साथ भेज सकते हैं, और जो ही फ़ीस वो डिडक्ट होती है उसके फ़ौरन बाद आपको जो है एक्नॉलेजमेंट लेटर सी हो जाता है, और लगभग इसके ऊपर 18 वीक का जो है ओवरऑल टाइम जो है इसके ऊपर लग सकता है इसको डिसाइड होने में। जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे आपको मैंने पूछा था कि मेरे कज़न के वो 2002 में उन्होंने असाइलम अप्लाई किया था और उनका केस रिफ्यूज हो गया था 2006 में, और उनको रिमूवल कर दिया था। रिमूवल कर दिया था उनको? तो वो दोबारा का वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? 2006 में वो रिमूव हो गए थे यहाँ से? जी जी ठीक है। अब देखना ये भी पड़ेगा ना कि उनको किन ग्राउंड्स के ऊपर उनको रिमूव किया गया है। आया उनके ऊपर कोई ऐसी ग्राउंड्स लगाई गई हैं जो कि डिसेप्शन के ज़ुमरे में आती हैं, या एक मेयरली जो है सिर्फ सिंपल उनके एप्लीकेशन लीव टू रिमेन या एंट्री क्लियरेंस रिफ्यूज होने की बुनियाद पे किया गया। इन बातों की रोशनी में ये डिसाइड करना पड़ता है। मैक्सिमम जो बैन होता है वो 10 ईयर्स का होता है अगर उनके ऊपर जो डिसेप्शन का जो है चार्ज लगाओ। अगर डिसेप्शन का चार्ज ना हो, उसके अलावा चार्जेस हों, तो 5 इयर्स का बैन भी हो सकता है अगर उनको डिपोर्ट किया जाए यहाँ पर, और अगर वो अपनी मर्जी से जाते हैं तो 12 मंथ्स का भी बैन होता है उनके ऊपर। तो इट ऑल डिपेंड्स कि वो किस कैटेगरी के तहत उनको डिपोर्ट किया गया या उनको यहाँ से रिमूव किया गया। तो मैक्सिमम वैसे उनके ऊपर बैन 10 इयर्स का होगा अगर डिसेप्शन होगी तो। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जी मेरे भाई, तो ये थी कि मेरी एक सिस्टर है, उन्हें यहाँ पे 6 साल हो गए। उन्होंने 2008 में आए थे। ठीक है। 2012 में उन्होंने सेलेक्ट किया, वो हो गया। ओके। अब उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी है, तो भी रही है 8 माह हो गए। अच्छा। तो लास्ट वीक उन्हें बुलाया गया होम ऑफिस की, तो उन्हें कहा कि अपनी पिक्चर्स और जिगर के निशान दिए हैं। ठीक है। उनसे सारा रिपोर्ट लिया गया वहाँ तो अभी एप्लीकेशन की पेंडिंग है ना, उसको कोई इसका जवाब नहीं है। आपकी आवाज़ यहाँ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। जी जी, हेलो, इनकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं आ रही थी। तो उनकी केस रिफ्यूज हो गया 2 साल बाद असाइलम का। अच्छा, अभी एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन क्या है इस वक्त? मेरा एक क्वेश्चन हो गया, ये मैं उसको बता रहा हूँ आपको। जी जी, थोड़ा सा रिपीट करेंगे, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है इसमें, थोड़ा शॉर्ट करके ना थोड़ा इसको रिपीट कर दें। चलें, आप अपना सवाल रिकॉर्ड करवाएं, हम नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं इतनी देर में। जी, नेक्स्ट कॉल लीजिए। हेलो हेलो जी मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं अपने कजन के बिहार पे बात कर रहा हूँ। जी जी। उन्होंने इधर असाइलम लिया था फैमिली के साथ, और 4 साल के बाद उनका रिफ्यूजल आ गया।
और जब कोर्ट में अपील ऐड दिया था, कोर्ट में गए तो कोर्ट में भी उनका रिफ्यूजल आ गया। ओके। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ अप्लाई करना होता है परमिशन के लिए, तो परमिशन जो सी ना उनकी अलाउ हो गई, और जिसमें जो नेक्स्ट जो जज है उसने कहा कि हाँ जी हम आपकी जो आगे अपील अलाउ करते हैं, क्योंकि बच्चों की कोई आपके जज ने नहीं सुनी, कोई आपके डॉक्यूमेंट सही तरह चेक नहीं किए। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि वो जो आई है परमिशन उन्हें कोर्ट की तरफ से, आगे जो जज है उसकी क्या होती है पावर, और कितने चांसेस होते हैं कि वो अपील लॉ कर देते हैं? जी ठीक है साहिब साहब, इसके ऊपर आप रोशनी डालें। परमिशन टू अपील उनकी ग्रांट हो चुकी है, और आगे अपील में फर्दर कितने सक्सेस के चांसेस हैं इनके? हाँ जी, इसमें यह है कि जब आपकी अपील डिसमिस हो जाती है तो आपके 2 स्टेजेस होते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं परमिशन टू अपील के लिए। पहला आप फर्स्ट ट्रिब्यूनल में अप्लाई करते हैं, दूसरा आप अपर ट्रिब्यूनल के अंदर अप्लाई करते हैं। और उसकी ग्राउंड्स ये होती हैं कि पिछले जज ने कोई एरर ऑफ लॉ, मटीरियल एरर ऑफ लॉ किया है, कोई ऐसी गलती की है जो बहुत सब्सटेंशियल है और लीगल बेसिस के ऊपर है, कोई उसके अंदर उसने कानून या तो गलत अप्लाई किया है, या फैक्ट्स जो हैं जिनकी बेस के ऊपर उसने अप्लाई किया है वो मिसडायरेक्ट हो गया उनके अंदर। इन वजूहात की बिना पर आपको परमिशन मिलती है। अगर आपको परमिशन मिल गई है तो इसके अंदर बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका 2 सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। या तो अपर ट्रिब्यूनल परमिशन मिलने के बाद खुद अपना फैसला उसी वक्त देख कर करेगा, लेकिन चूंकि आपका असाइलम का केस है मोस्ट प्रोबेबली वो रिमिट करेगा फर्स्ट ट्रिब्यूनल को। और डेफिनेटली अगर एरर ऑफ लॉ में परमिशन आपको मिली है तो बहुत सारे चांसेस हैं। ये आप पूछ रहे थे कि उसके पास इख्तियार, बिल्कुल उसके पास इख्तियार होगा। वो अपर ट्रिब्यूनल है तो उसके पास इख्तियार ज़्यादा है, और वो इन केसेस को जो है ना वो रिमिट कर सकता है। तो वो दोबारा केस सेंड किया जाएगा फर्स्ट ट्रिब्यूनल को मोस्ट प्रोबेबली, और फिर दोबारा उसी तरह जैसे पहले हेयरिंग हुई है उसी तरह दोबारा हेयरिंग होगी, और दोबारा फैक्ट्स को देखकर जिस केस को, जिस एविडेंस को कंसिडर नहीं किया गया उसको दोबारा कंसिडर किया जाएगा, जो बच्चों के आप जिक्र कर रहे थे, और उसके बाद दोबारा फैसला उसके ऊपर किया जाएगा। ये प्रोसीजर होगा आगे। जी थैंक यू सर। जी नेक्स्ट कर लेते हैं। हेलो। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। I was filling out a application form for a visa, and my husband is in Africa who is applying for himself. There is a section where it says select visa type. I was just wanted to know what visa type we wanted because it was on a marriage purposes. So would we do settlement? And also it's asking for visa subtype. Now I don't know what that means because there's lots of options for husband, wife, marriage. So if you could just tell me what. Okay, this is a settlement application. Pardon? Settlement application. It's called settlement. And when it says visa subtype, what is that going to be? What are the subcategories over there? Well, there's civil partnership, family reunion, marriage, husband, it all wife. depends that whether you've been married or is there any civil partnership. So have you been married? Yeah, I'm married. Yeah. So you put married. Marriage. Okay. Yeah. And also, I heard that they said that you cannot claim any benefits whilst you're applying, while sponsoring someone. My work tax credit is I've stopped that, but I get child benefit. Will that have any effect on the child benefit? That's okay. It doesn't matter if you're getting any child benefits. Pardon? Child benefits you can still carry on with it, but the other benefits okay. You may have to hold just work tax or anything else. Yeah, child benefits are okay. right. Okay. Okay. Thank you. Bye bye. Hello. Next call. जी हेलो। हेलो जी जी बात कीजिए। हाँ जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ मेरे फ्रेंड के बारे में कि अगर वो इधर रह रहा है मोर देन 10 years इलीगली, और वो ह्यूमन राइट्स बेसिस पे अप्लाई करना चाहता है, तो कौन सा फॉर्म उसको भरना चाहिए, या ऐसा कोई है एप्लीकेशन वो जो कर सकता है? जी जी बिल्कुल बताते हैं। साहिब बताइए कौन सा फॉर्म है और क्या कर सकते हैं ये? जो इसमें ये पोजीशन है कि चूँकि आपने बताया इलीगली वो रह रहा है, 10 years से रह रहा है, तो आप कैटेगरी के अंदर तो फॉल नहीं करते हैं। जो कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं एग्जैक्टली जो रिक्वायरमेंट है इलीगल पर्सन की, वो ये है प्राइवेट लाइफ के लिए वो 20 years है। लेकिन अगर कोई ऐसी रीज़न्स हैं, बहुत सब्सटेंशियल रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि वो वापस नहीं जा सकता,
तो आप जो है वो प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन कर सकते हैं। आर्टिकल 8 को इन्वॉल्व करके FLR FP जो है फॉर्म है वो आर्टिकल 8 के लिए उन्होंने बताया हुआ है और उसकी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सारे सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे, आया उनका रिलेशनशिप है, यहाँ पे कोई मेडिकल इशू है या कोई प्राइवेट लाइफ इस्टेब्लिश है यूके के अंदर, ताकि एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अदरवाइज़ किसी कैटेगरी के अंदर सिर्फ 276 ADE की जो वो ख़ास कैटेगरी है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि कोई ख़ास रीजंस हैं जिनकी वजह से ये जा नहीं सकता, तो तब आप उसको इन्वोक कर सकते हैं प्राइवेट लाइफ। जी जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर, मेरी वाइफ स्टूडेंट है, मैं डिपेंडेंट हूँ। तो नेक्स्ट वीक हमारा वीज़ा ख़त्म हो रहा है 2 जून को। ओके। तो सर हमारा B2 का रिजल्ट जो अभी पेंडिंग है, राइट, 6 वीक हो गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अभी मजीद आपको वेट करना पड़ेगा। तो सर कॉलेज वाले हमें B2 के बगैर सिर्फ कैश ऑफर इशू नहीं लेटर कर दे रहे? रहे हैं, लेकिन वो कैश लेटर नहीं दे रहे। वो कहते हैं आप ऑफर लेटर पे वीजा डाल दो, 15 दिन आपको वर्किंग डेज मिलेंगे, तो जब आपका B2 आएगा आप फिर सेंड कर देना। तो अगर सर हमारा B2 15 डेज के अंदर भी नहीं आता, कुछ हमारे पास ऑप्शन रहता है दोबारा लीगल रहने का या नहीं? जी ठीक है। अच्छा मेरे भाई, इसमें आपका जो मैटर है वो इतना सिंपल नहीं है। जो आपको ये बताए जाते हैं, तरीके बताए जाते हैं, ये एक्चुअली गिमिक्स और ट्रिक्स होते हैं सिस्टम को अवॉइड करने के लिए। हम कभी भी इसको इनकरेज नहीं करते कि ऐसे कोई भी प्रोसीजर आप अपनाएं जिससे सिस्टम को आप जो है वो थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश करें। तो बेस्ट तरीक़ाकार तो यही होता है कि आप अपने टाइम के ऊपर, जब आपको पता था वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आपको उससे पहले ही प्रिपेयर करना चाहिए था। लैंग्वेज टेस्ट भी, B2 और कैश वाला सारे अरेंजमेंट्स आपको पहले करने चाहिए थे। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं, जैसे कि आपने बात की है, वो जो 15 डेज़ का जो वर्किंग डेज़ का पीरियड होता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, टेक्निकली तौर पे जिस वक्त आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं उस वक्त आपके पास तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, जिसमें B2 इंक्लूडेड है, कैश आपके पास इशू होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट आपकी 28 डेज़ की पूरी होनी चाहिए। इसके बाद आप जो भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स फर्दर भेजते हैं वो आप एक चांस ले रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। डेफिनेटली उसमें चांसेस होते हैं, आप वेरिएशन ऑफ लीव करके भेजते हैं, उसमें साथ आप बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे करके भेजते हैं, लेकिन बहरहाल आप उसके साथ किसी हद तक प्ले कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह के ऑप्शन मौजूद नहीं है अभी, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस फैसिलिटी को, जो कि कानून के अंदर ही कहीं ना कहीं मौजूद होती है। तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए वो, और बाद में जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे उनको, तो फिर आप साथ एक प्रॉपर कवर लेटर तैयार करके, अगर आपको वेरिएशन टू लीव की एप्लीकेशन डालनी पड़े तो साथ उसको चेंज के साथ लेटर भी साथ ज़रूर लगाइए। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है इन द मीन टाइम आप पूरे करके तो सबमिट कर ही देंगे। आगे भी अगर आपके पास टाइम 15 दिन से ज़्यादा भी अगर आपको टाइम दरकार होता है तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आप जब भी फाइल करेंगे तो आपको जो मेंटेनेंस शो करनी होगी वो एस्टैब्लिश प्रेजेंस वाली नहीं होगी, वो आपकी फ्रेश एप्लीकेंट के कैंडिडेट के हवाले से मेंटेनेंस होगी, जो कि 9 मंथ की मेंटेनेंस होगी। तो नेक्स्ट आप जो भी एप्लीकेशन करेंगे फ़ाइल, उसमें सिर्फ आपको एक ये प्रॉब्लम आएगी कि आपको 9 मंथ की मेंटेनेंस शो करनी होगी। ये आपके लिए जो मेजर जो है एक ड्रॉबैक हो सकता है इसको डिले का। अभी भी आप जब एप्लीकेशन फ़ाइल करें तो मेरा मशवरा ये है आपको कि आप 9 मंथ की मेंटेनेंस रख के ये आप फ़ाइल कीजिए। ख़ातिन हज़रात, इसके साथ प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह दोबारा आपकी कॉल्स लेंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हाफ में जो है वो क्विक क्वेश्चन और क्विक आंसर का जो है वो तरीक़ाकार अपनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दिए जा सकें। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू।